एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। अब बारी है हिस्ट्री की बेटा। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हिस्ट्री में हमारी 3 बुक हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों बुक में से बेटा 7 MCQ आएंगे, यानी टोटल हमारे MCQ 21 हैं। 21 MCQ आने वाले हैं हमारे। तो मैं अपनी इस वीडियो में तीनों बुक के पहले हम फर्स्ट बुक, फिर सेकंड बुक और थर्ड बुक के जो भी मेन MCQ हैं उसकी तैयारी करेंगे। देखते हैं आपको कितने MCQ आते हैं बेटा। अगर आपके MCQ सभी सही निकलते हैं तो आपको 21 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए आज फर्स्ट बुक के जो भी इंपॉर्टेंट MCQ है हम उसकी तैयारी देखते हैं अपनी। पहला प्रश्न है बेटा, बनावली किस राज्य में स्थित है। आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा के बहुत सारे स्थल हमने पढ़े थे। तो बनावली जिस राज्य में स्थित है वो है हरियाणा। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित हड़प्पा पुरा स्थल आज के गुजरात में स्थित है। जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, राखीगढ़ी ये बेटा हरियाणा में है, कोट दीजी पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। तो सही जवाब है धोलावीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का शिल्प उत्पादन का केंद्र था, यानी इनमें से कहां पर सबसे ज्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। तो सही जवाब है बेटा चनुद्रो, जो कि पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, हरिसेन जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी वह निम्नलिखित में से किस शासक का दरबारी कवि था। हरिसेन जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी बेटा वह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है, बुद्ध की उपमाता संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। निम्नलिखित में से उनके नाम की पहचान कीजिए। तो बेटा जो बुद्ध की उपमाता थी उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, और यही संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की पहचान कीजिए। कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, जैसे कि वो हस्तिनापुर का शासक, समय से पूर्व मृत्यु, धृतराष्ट्र का भाई। तो इन जानकारी के आधार पर बेटा हम महाभारत के उस चरित्र की पहचान कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है बेटा पांडु। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने भिक्षुओं की एक संस्था डैश की स्थापना की थी। तो बुद्ध ने भिक्षुओं की एक संस्था थी जिसे संघ कहा जाता था, संघ की उन्होंने स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर हुए थे। आप प्रश्न को जरा ध्यान से समझिए। जैन धर्म के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म में बेटा 24 तीर्थंकर हुए हैं। मैं आपको बता दूं, तीर्थंकर का अर्थ होता है शिक्षक, यानी वो शिक्षक जो आपको जीवन रूपी नैया के पार लगाता है। तो महावीर से पहले जो तीर्थंकर हुए थे वह है 23। अगर आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए तो आप 24 बताएंगे, लेकिन महावीर क्योंकि अंतिम थे तो महावीर से पहले 23। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक थे। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक थे बेटा SN रॉय। सही जवाब है SN रॉय। अगला प्रश्न है बेटा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। तो सही जवाब है बेटा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को हम भारतीय पुरातत्व का जनक मानते हैं। अगला प्रश्न है, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। निम्नलिखित शासक इसका अपवाद है, यानी कि शास्त्रों में लिखा था कि जो क्षत्रिय है वही राजा बनेगा, लेकिन हमें ऐसे भी राजवंशों का पता है जो क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी राजा बने। तो उनमें शुंग, कण्व, मौर्य, सातवाहन ये सभी अक्षत्रिय राजा थे, लेकिन फिर भी यह राजा बने। तो इसका सही जवाब है बेटा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है त्रिपिटक। त्रिपिटक शब्द का क्या अर्थ है।
बेटा त्रिपिटक शब्द का अर्थ होता है 3 टोकरियां। अगला प्रश्न है रुद्रदामन निम्न में से किस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो मैं आपको बता दूं बेटा, रुद्रदमन शक वंश का सबसे शक्तिशाली प्रसिद्ध शासक था। अगला प्रश्न है गण या संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में शासक होता था। तो गण या जो संघ होते थे बेटा, उनमें कोई एक व्यक्ति राजा नहीं होता था, बल्कि कई लोगों का समूह शासन करता था और इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति ही राजा कहलाता था। जो महावीर और गौतम बुद्ध थे, उनके पिता इन्हीं गण या और संघ के राजा थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है बेटा चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बेगम ने सांची स्तूप के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया? जैसा कि आप जानते हैं कि सांची का जो स्तूप है उसको बचाने में भोपाल की बेगमों का बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो सही जवाब है इसका बेटा शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम ने सांची के स्तूप को बचाने के लिए धन का काफी अपना योगदान दिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थान भारत में नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता वो 3 देशों में फैली हुई थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो यहाँ प्रश्न ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? लोथल गुजरात में है बेटा, बनावली हरियाणा में है, कालीबंगा गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में है। तो जो मोहनजोदाड़ो है बेटा, यह भारत में नहीं है, यह पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है किन शासकों ने पहली बार नाम अंकित वाले सिक्के जारी किए? तो इसका सही जवाब है बेटा इंडो ग्रीक। अगला प्रश्न है इनमें से किस राजा ने देवपुत्र की उपाधि धारण की है? तो इसका सही जवाब है बेटा कनिष्क। जो कनिष्क राजा था, जो कुषाण वंश के राजा थे, वो अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे, यानी उन्होंने अपने आप को देवपुत्र की उपाधि से धारण कर रखा था। अगला प्रश्न है प्रथम शताब्दी ईस्वी में पहला सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इसका जवाब है बेटा कुषाण शासकों के द्वारा। कुषाण वंश ने जो सिक्के जारी किए थे, सबसे पहले वो सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मगध की राजधानी थी? तो आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन है बेटा। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह थी बेटा, राजगृह जिसका अर्थ था राजाओं का घर, लेकिन बाद में वह पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दी गई थी, जो कि हमारा आधुनिक पटना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूछा है कि मगध की पहली राजधानी, तो वो राजगृह हुई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी जोड़ा गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में सही सुमेलित नहीं है, यानी कि वो करेक्ट मैच नहीं है? प्रथम उपदेश सारनाथ, बिल्कुल सही है बेटा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया, ये भी सही है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। मृत्यु पावापुरी, ये गलत है बेटा। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, उनको निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी और उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के पात्र की पहचान कीजिए। वह अंग का राजा था, वह सूत से संबंधित था, वह एक महान योद्धा था। इसका सही जवाब है बेटा कर्ण। कर्ण जिसको कि सूत पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का काम किसने शुरू किया? जैसा कि आपने अपनी बुक में पढ़ा है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण यानी कि जो क्रिटिकल एडिशन है महाभारत का, वो शुरू किया गया था वी.एस. सुक्तांकर के द्वारा। वी.एस. सुक्तांकर जो कि संस्कृत के विद्वान थे, तो उन्होंने महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार किया था। 1919 में उन्होंने यह प्रोजेक्ट शुरू किया था और इसको पूरा करने में हमें 47 ईयर्स लग गए थे। अगला प्रश्न है इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका जो पुस्तक है बेटा, उसके लेखक थे मैगस्थनीज। इंडिका मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू जैन धर्म में तीर्थंकर के अर्थ को वर्णित करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो 24 और अंतिम तीर्थंकर थे वो भगवान महावीर थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है शिक्षक, यानी वह महापुरुष जो पुरुष और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। जो तीर्थंकर है इसका शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सांची स्तूप में शाल भंजिका आकृति की सबसे सही व्याख्या करता है। अगर हम सांची के स्तूप की मूर्ति कला की बात करते हैं तो बेटा वहाँ पर जो शाल भंजिका है, ऐसा माना जाता है कि जिसके छूने से पेड़ों में फल और फूल लग जाते थे, तो ये शाल भंजिका शुभ का प्रतीक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा महावीर अथवा जैन दर्शन से संबंधित नहीं है। यानी कि आपको इसमें से पहचानना है कि कौन सी शिक्षा महावीर के द्वारा नहीं दी गई थी, यानी कौन जैन दर्शन से संबंधित नहीं है। पूरी दुनिया प्राणवान है, ये जैन धर्म की शिक्षा है। इन्होंने कहा था होल वर्ल्ड इज एनिमेटेड। दूसरा, अहिंसा, यह हिंसा का सिद्धांत भी जैन धर्म के द्वारा दिया गया। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म से संबंधित नहीं है। तो बेटा यही जैन धर्म के बारे में गलत व्याख्या की गई है कि जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है वो कर्म से संबंधित होता है। इसलिए उसमें कहा गया है कि आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही आपको जन्म प्राप्त होता है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए मठ या विहार में रहना एक अनिवार्य नियम है। ये हम सभी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की जीवनी पर संस्कृत में लिखी गई पुस्तक हर्षचरित के लेखक का नाम बताइए। हर्षचरित, जिसमें बेटा हर्षवर्धन की जीवनी है, यह बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही जवाब है बेटा कालीबंगन। कालीबंगन जो कि राजस्थान में स्थित है, और यहां से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, 1830 के दशक में अशोक के अभिलेखों का अर्थ किसने निकाला। तो बेटा अशोक के अभिलेख जो हमें प्राप्त हुए थे उसके का जो सही अर्थ है वो निकाला गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप ने ही इनके अभिलेखों का अर्थ निकाला था। सही जवाब जो है वो 1830 के दशक का मतलब होता है 1830 के में 10 वर्षों के दौरान। सही जवाब था 1838। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। यानी मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है। तो इसका सही जवाब है बेटा चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा को क्या कहा जाता है। गोत्र से बाहर विवाह करने की जो प्रथा है बेटा उसको बहिर्विवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के पात्र की पहचान कीजिए। द्रोण ने अपना शिष्य मानने से उन्हें इनकार कर दिया था। वह तीर चलाने में बहुत सिद्धहस्त था और निषाद जाति से संबंध रखता था। तो बेटा इसका सही जवाब हुआ एकलव्य। अगला प्रश्न है, साहित्यिक परंपरा में महाभारत की बृहत रचना के रचयिता कौन है। तो बेटा महाभारत की बृहत रचना के रचयिता माने जाते हैं वेद व्यास, यानी कि ऋषि व्यास। तो सही जवाब है ऋषि व्यास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विनय पिटक में किसका संग्रह किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो त्रिपिटक है जिसका अर्थ होता है 3 टोकरियां, उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है बेटा। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, और विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम है, और जो तीसरा है अभिधम पिटक उसमें दर्शन से जुड़े विषय हैं। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है बेटा वो ये पूछा गया था कि विनय पिटक में किसका संग्रह है, तो वो है मठों में रहने वाले भिक्षुओं के लिए उसमें नियम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के गृह स्थापत्य में आवासीय भवन की बाहरी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी।
पुरातत्ववेताओं द्वारा इसके लिए उल्लेखित संभावित कारणों की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। यानी हड़प्पा में जो गृह स्थापत्य है उसमें आवासीय भवन में की जो बाहरी दीवार थी वहां पर खिड़कियां नहीं थी, तो ये खिड़कियां क्यों नहीं बनाई जाती थी? तो इसका सही जवाब है गोपनीयता बनाए रखने के लिए, यानी कि प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए वहां पर खिड़कियां नहीं होती थी। भूतल पर जो दीवारें होती थी वहां पर खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की गृह स्थापत्य की विशेषता नहीं थी? यानी कि ये वहाँ की गृह स्थापत्य की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी, ये बिल्कुल सही है, और खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी क्योंकि प्राइवेसी को ध्यान में रखकर। दूसरा है कई आवासों में कुएं थे, ये भी बिल्कुल सही है बेटा। तीसरा है एकांतता को महत्व दिया जाता था, ये भी ठीक है बेटा। चौथा है घरों के अंदर मंदिर बनाए जाते थे, तो यह गलत है। यह हड़प्पा के गृह स्थापत्य की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जानकारी के आधार पर मौर्य शासक की पहचान कीजिए। सांची के स्तूप को बनवाया, कलिंग विजय के बाद अहिंसा का रास्ता अपनाया। बेटा आप सब ने कलिंग युद्ध के बारे में सुना होगा, जब कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा जीत लिया गया था, लेकिन वहां पर जो हिंसा उसने देखी उसके बाद उसने अहिंसा का रास्ता अपना लिया था, तो इसका सही जवाब है अशोक। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, भारत का नेपोलियन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो बेटा सही जवाब है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा सभ्यता के अंत का संभावित कारण माना जाता है? तो बेटा हड़प्पा सभ्यता के अंत का कोई एक कारण नहीं था। बाढ़, वनों का विनाश, जलवायु परिवर्तन, ये सभी उपरोक्त कारण थे जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में चिंतन की नई परंपरा को कहा गया है? यानी बौद्ध धर्म आगे चलकर दो भागों में बट गया था बेटा। जो उसकी पुरानी परंपरा थी वो तो कहलाई हीनयान, और जो नई परंपरा थी उसको कहा जाता है महायान। अगला प्रश्न है मनुस्मृति का संकलन हुआ। मनुस्मृति जो लिखी गई थी बेटा वो है, उसका सही जवाब है 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच में, जिसे हम अपना पहला विधि ग्रंथ मानते हैं। अगला प्रश्न, जातक कथाएं जिस महापुरुष से संबंधित है? जातक कथाएं जिस महापुरुष से संबंधित है वह है बेटा महात्मा बुद्ध। जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध से है। महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो इसमें हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो बेटा महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, तो सही जवाब है वर्धमान। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये सभी प्रश्न आपने बहुत अच्छे से किए होंगे। इसी तरह से हम अपनी अगली वीडियो में मैं आपके लिए सेकंड बुक से एमसीक्यू लेकर आऊँगी।